हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 61 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि पद के रिक्त होने पर चुनाव करवाने के लिए, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो चुनाव करवाने के लिए कहता है अनुच्छेद 62। अब राष्ट्रपति का पद रिक्त किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, राष्ट्रपति का जो पद है वह किन किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले तो कार्यकाल पूरा हो जाने पर, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए तो राष्ट्रपति का जो पद है वह रिक्त हो जाएगा। इस स्थिति में कहता है कि चुनाव करवाना है। अब देखिए, राष्ट्रपति का जब कहा गया है कि राष्ट्रपति का जब कार्यकाल पूरा होने वाला हो, जब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का, वह 5 वर्ष का जब कार्यकाल पूरा होने वाला हो तो उससे पहले आपको चुनाव करवा लेना है। यह कार्यकाल पूरा होने से पहले ही आपको चुनाव करवा लेना है, ताकि राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल समाप्त होते ही नए राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही आपको चुनाव करवा लेना है। अब देखिए, अब किसी अन्य परिस्थिति में यदि किसी कारणवश कार्यकाल पूरा हो गया है और चुनाव न हो पा रहा हो, कार्यकाल पूरा हो गया है फिर भी चुनाव न हो पा रहा हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? जब कार्यकाल पूरा हो गया हो लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो उस स्थिति में कहा गया है कि कार्यकाल अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति चुनाव होकर के ना आ जाएं। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी वो राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि चुनाव होकर के नए राष्ट्रपति अपने पद का ग्रहण न कर लें। ठीक है, तो ये कार्यकाल पूरा हो जाने पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है यदि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया गया हो, राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के बीच में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो अगर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा दिया गया हो तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके हटा दिया गया हो तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा? तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। जब राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटा दिया गया हो तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। उसके बाद तीसरा हो सकता है उनकी मृत्यु हो गई हो। राष्ट्रपति जो हैं, वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, उनकी मृत्यु हो जाए अचानक तो उनका पद रिक्त हो सकता है। मृत्यु हो जाने पर उनका पद खाली हो सकता है। तो इस स्थिति में कौन बनेगा? तो इस स्थिति में भी जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि वर्तमान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, जो राष्ट्रपति हैं अपने पद पर, उनकी यदि मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। अब देखिए, महाभियोग के द्वारा यदि राष्ट्रपति को हटाया गया हो, यदि उनका पद खाली हो गया हो, या मृत्यु के द्वारा उनका पद खाली हो गया हो, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कब तक? कितने दिन? तो 6 महीने। इसमें कहा गया है कि जब राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन आपको 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना होगा और नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। जब राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो तो इस स्थिति में आपको 6 महीने के भीतर आपको चुनाव करवाना है और नए राष्ट्रपति का चुनाव करना है। तब तक के लिए जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रपति को मिलने वाला जितना भी वेतन होगा, जो भी वेतन है,
भत्ता है, जो जितनी भी सुविधाएं हैं राष्ट्रपति को मिलने वाली, वो सभी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब उन्हें मिलेगा। ये हो गया। उसके बाद ये तो था कि यदि कार्यकाल समाप्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही आपको चुनाव करवाना है, या चुनाव यदि ना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आपको जब तक चुनाव हो करके नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक जो राष्ट्रपति हैं वही अपना कार्यभार संभालेंगे। महाभियोग के द्वारा उनका पद रिक्त हो सकता है, महाभियोग के द्वारा रिक्त हो सकता है उनका पद, या उनकी मृत्यु हो सकती है कार्यकाल के बीच में ही। तब इनके पद कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति इनके पद को संभालेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कब तक? तो इसमें कहा गया है कि आपको जब उन राष्ट्रपति पद को महाभियोग के द्वारा हटाया गया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उस स्थिति में आपको 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना है और नए राष्ट्रपति का चुनाव करना है। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद कहा गया है कि यदि ये तो था पद रिक्त होने का, उसके बाद कहा गया है कि हो सकता है राष्ट्रपति बीमार हो, राष्ट्रपति बीमार हो या किसी अन्य कारण से, राष्ट्रपति बीमार हो या किसी अन्य कारण से वह अपना कार्य न कर पा रहे हो, राष्ट्रपति किसी अन्य कारण से या फिर किसी बीमारी के कारण वह अपना कार्य नहीं कर पा रहे हो, वह अपना कार्य नहीं कर पा रहे हो, वह तब उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति जो हैं वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि राष्ट्रपति बीमार हो गए हैं या अन्य किसी भी कारण से, यदि वह मान लीजिए वह कहीं घूमने के लिए गए हैं, विदेश गए हैं या किसी छुट्टी पर गए हैं, तब उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कब तक कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में? जब तक राष्ट्रपति वापस ना आ जाएं अपने पद पर। यदि वह बीमार हैं, मान लीजिए उनको डॉक्टर ने 2 साल का बेड रेस्ट दे दिया है, वो 2 साल तक नहीं आ सकते हैं, अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इन 2 साल तक उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे। या किसी अन्य कारण से वह नहीं है, 2 महीना के लिए ही चले गए हैं या 2 साल के लिए चले गए हैं, कितने भी दिन के लिए हो, तो इस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इस स्थिति में चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है, इस स्थिति में चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में जब राष्ट्रपति स्वस्थ हो जाएंगे तो पुनः वह अपने कार्य पर लौट के आएंगे, या किसी और कारण से छुट्टी लिए हुए हैं तो छुट्टी समाप्त होते ही वह फिर से अपने कार्य पर आ जाएंगे, वह राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे। तब उपराष्ट्रपति इस पद को छोड़ करके उपराष्ट्रपति का कार्य करेंगे। तो इस स्थिति में भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब देखिए, उपराष्ट्रपति को तो कहा गया है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, उपराष्ट्रपति भी उस समय मौजूद ना हो, वह भी छुट्टी पर गए हुए हैं या किसी अन्य कारण से मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, तब क्या होगा? तब इसमें कहा गया है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, तब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब मान लीजिए जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये भी उपस्थित नहीं है, ये भी किसी कारण से छुट्टी पर हैं या किसी बीमारी के कारण छुट्टी पर हैं, किसी भी कारण से मुख्य न्यायाधीश भी छुट्टी पर में हैं, तब कौन पद पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तब कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वह किसी भी समय खाली नहीं रह सकता है, राष्ट्रपति के पद पर कोई ना कोई मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। राष्ट्रपति हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो उपराष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है मौजूद, उपस्थित नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में 30 जज होते हैं,
30 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 30 जज हैं, 30 में से कोई ना कोई तो उपस्थित होगा। उसमें से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का 30 जज छुट्टी पर चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए राष्ट्रपति का जो पद है वह 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता है, किसी भी समय खाली नहीं रह सकता है। तो ये है अनुच्छेद 62 कि पद रिक्त होने पर चुनाव करवाने का, यानी कार्यकाल के द्वारा उनका पद रिक्त हो सकता है तो इसमें आपको चुनाव करवाना है। जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो अपने पद पर बने रहेंगे। महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। यदि महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। या किसी अन्य कारण से, बीमारी से, किसी भी कारण से यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, वह अपने काम को करने में असमर्थ हैं, तो उस स्थिति में भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और देखिए, जब उपराष्ट्रपति भी मौजूद ना हो तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर ये भी उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश 30 में से कोई ना कोई तो होंगे, वो जा करके राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब जब देखिए राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश कोई भी जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, भत्ता, जितनी गाड़ी सुविधाएं, टेलीफोन सुविधाएं, चिकित्सा, मेडिकल सुविधाएं, जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं उपराष्ट्रपति को मिलेगी। जब यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति को मिलने वाला जितनी भी सुविधाएं हैं इनको भी दिया जाएगा। या जब मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो उनको भी राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, भत्ता, जितनी भी सुविधाएं वो सारी सुविधाएं मिलेगी। तो ये है अनुच्छेद 62। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां। राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, बहुत सारी शक्तियां, जिसमें विधायी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, सैन्य शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति जो है भारत के कार्यकारी का प्रमुख होता है। भारत के कार्यकारी का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। जितने भी कार्य किए जाएंगे, कार्यपालिका के जितने भी कार्य किए जाएंगे भारत की, वह सारे की सारी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। भारत में कार्यपालिका के जितने भी कार्य किए जाएंगे वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। भारत सरकार के जितने भी काम होंगे सब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति को जो है यह प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार है। यह प्रधानमंत्री को चुनते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और अन्य मंत्रियों का भी चुनाव करते हैं। अन्य जो भी मंत्री हैं इन सभी को चुनाव नहीं, नियुक्ति करते हैं, इन सभी की नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो करते हैं लेकिन वह अपने मन से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। जो बहुमत प्राप्त जो दल है उस दल के जो नेता हैं उसे ही वह प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। हम लोग सांसद को चुनते हैं, ना कि हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हम लोग चुनते हैं सांसद को। उन सांसदों में से जो प्रमुख होता है, उसका जो प्रमुख होता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, और अन्य जितने भी मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, जितने भी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। ये इनकी कार्यकारी शक्तियां हैं इनकी। उसके बाद ये क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं? महान न्यायवादी। महान न्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। उसके बाद सीएजी की नियुक्ति करते हैं।
ये जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री या अन्य जितने भी मंत्री हैं इनकी नियुक्ति करते हैं। महान न्यायवादी की यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। सीएजी की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ये जितने भी इन सभी को नियुक्त करते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां हैं? तो ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। ठीक है, यह प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। अन्य जितने भी मंत्री हैं इन सभी को नियुक्त करेंगे। महान न्यायवादी को, सीएजी को, वित्त आयोग को, राज्यपाल को, जो भी इन सभी को नियुक्त करेंगे। ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। उसके बाद आता है विधायी शक्तियां। उसके बाद राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियां हैं। अब देखिए विधायी शक्तियों में क्या क्या है? तो ये जो है संसद के सत्र को आहूत करते हैं। ये संसद के सत्र को आहूत करते हैं यानी बुलाते हैं। संसद का जब सत्र ना चल रहा हो, संसद का जो सत्र प्रारंभ किया जाता है तो वह राष्ट्रपति के आदेश पर ही संसद का कोई भी सत्र प्रारंभ किया जाता है। तो यह संसद के सत्र को प्रारंभ कर सकते हैं। उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या उसका संसद का जो सत्र चल रहा है उस सत्र को समाप्त कर सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं, बुला सकते हैं, उसे कुछ समय तक रोक सकते हैं। उसके बाद उस सत्र को समाप्त कर सकते हैं। जो वर्तमान, जैसे मान लीजिए मानसून सत्र चल रहा हो या ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा हो, उस सत्र को समाप्त कर सकते हैं कि भाई अब ये वर्तमान जो सत्र चल रहा है इस सत्र को अब समाप्त किया जाता है, अब अगली बैठक तक के लिए इस सत्र को स्थगित किया जाता है। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाते हैं, उसे समाप्त कर सकते हैं, उसे कुछ समय तक के लिए रोक सकते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति। ये क्या कर सकते हैं? और ये जो है संसद का जब सत्र न चल रहा हो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब संसद का कोई भी सत्र न चल रहा हो, जब संसद का कोई भी सत्र न चल रहा हो तो उस समय में, जैसे मान लीजिए संसद का बैठक समाप्त हो गई है, अब अगली जो बैठक होगी 2 महीने के बाद होनी है बैठक, तो इस बीच में 2 महीने में जो अंतराल है, इस 2 महीने में यदि कोई कानून लाने की आवश्यकता है, कोई कानून लागू करना है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उस समय में बिना संसद में लोकसभा और राज्यसभा के अनुमति के, बिना लोकसभा और राज्यसभा में क्या कहते हैं, पेश किए हुए ये अध्यादेश अपने मन से जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं? अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब संसद का सत्र न चला। जब संसद का सत्र चल रहा हो तब वह सिस्टमेटिक आता है। लोकसभा में पारित होकर के राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पारित होकर के तब राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देंगे, तब वह कानून बनेगा। जब सत्र न चल रहा हो तो उस समय में राष्ट्रपति को पावर है कि वह विधायी शक्ति है, पावर है कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कोई भी कानून लागू कर सकते हैं जब संसद का सत्र न चल रहा हो उस समय में। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर सकते हैं? और संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकते हैं? तो राष्ट्रपति। यह इनकी कैसी शक्तियां हैं? तो यह इनकी विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। और क्या कर सकते हैं? तो यह लोकसभा को, ये जो है राष्ट्रपति, वो लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को ही भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग करने का मतलब है जो भी मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं, उन सभी का पद समाप्त हो जाना, वह सभी पद रिक्त हो जाना। लोकसभा को वह जब भंग कर देंगे तो उस समय प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना होगा, जितने भी अन्य मंत्री वह सभी समाप्त हो जाएंगे, उन सभी का पद
खाली हो जाएगा, जितने भी सांसद हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे, फिर से नया चुनाव करवाया जाएगा। जब लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर देंगे तो पुनः नया जब लोकसभा का चुनाव होगा तभी इस लोकसभा का गठन हो सकता है। वर्तमान में जितने भी मंत्री हैं वह सभी, उन सभी का जो भी पद है वह सभी समाप्त हो जाएंगे। लोकसभा को वह क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, विधायी शक्ति और क्या क्या है इनकी। तो जब भी चुनाव के बाद, जब लोकसभा का चुनाव होगा, चुनाव हो जाने के बाद उसकी लोकसभा की पहली बैठक, जब चुनाव हो जाने के बाद लोकसभा की पहली बैठक को संबोधित कर सकते हैं। विधायी शक्ति है इनकी कि लोकसभा की जो पहली बैठक बुलाई जा रही है, जब चुनाव नया नया चुनाव हुआ है, जितने भी मंत्री हैं वह सब, जितने भी सांसद हैं उन सभी को मिलाकर बुला करके पहली बैठक बुलाई जा रही है, तो उस पहली बैठक को वह राष्ट्रपति संबोधित कर सकते हैं, करते हैं। यह कैसी शक्तियां हैं इनकी, तो यह इनकी विधायी शक्तियां हैं। और क्या कर शक्तियां हैं इनकी, तो यह 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। कैसे 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं, तो वह कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र, इस सभी क्षेत्रों में से 12 लोगों को वह राज्यसभा में मनोनीत करके भेज सकते हैं। किसी भी को भी 12 लोग, किसी भी 12 लोगों को वह भेज सकते हैं। किसी भी क्या मतलब है कि जो कला से संबंध रखते हों, विज्ञान से संबंध रखते हों, खेल से संबंध रखते हों, साहित्य से संबंध रखते हों, इन सभी चीज़ों से जो संबंध रखते हों, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। यह इनकी कैसी शक्तियां हैं, तो यह इनकी विधायी शक्तियां हैं। उसके बाद कोई भी विधेयक, अब देखिए, कोई भी विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देते हैं, तब जाकर के वह विधेयक क्या है, कानून बनता है। जब तक राष्ट्रपति जब वह लोकसभा में पारित हो रहा है तब तक वह क्या है, एक विधेयक है। राज्यसभा में पारित हो रहा है तब तक वह क्या है, एक विधेयक है। राष्ट्रपति जब तक उस पर अपनी सहमति ना दे दे, राष्ट्रपति उस पर जब तक अपनी सहमति ना दे दे, तब तक यह विधेयक कानून नहीं बन सकता है, तब तक यह विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो कोई भी विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो उस संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। उस संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं कि वह विधेयक के साथ क्या कर सकते हैं। कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के द्वारा सहमति दे दी जाती है तभी वह कानून बनता है। अब कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आया, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित होकर के राष्ट्रपति के पास आया, तब उनके पास इस विधेयक को लेकर के 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां हैं? अत्यंतकारी वीटो, अत्यंतकारी वीटो। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। और तीसरा है पॉकेट वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो। ये 3 तरह के वीटो पावर उनके राष्ट्रपति के पास हैं। किसी भी विधेयक को लेकर के राष्ट्रपति के पास 3 तरह के वीटो पावर हैं, ठीक है। इन वीटो पावर में पहला है अत्यंतकारी वीटो। अत्यंतकारी वीटो देखिए क्या है कि इस अत्यंतकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक आता है, राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब पारित कर करके भेजा जाता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए, तब राष्ट्रपति यदि चाहें तो उस पर अत्यंतकारी वीटो लगा सकते हैं। अब अत्यंतकारी वीटो किस आधार पर लगाएंगे कि अत्यंतकारी वीटो का मतलब है कि उस पर रोक लगा देना कि यह जो विधेयक है यह देश की भलाई के लिए नहीं, देश के हित में नहीं है, इसमें से जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है, इसलिए उस विधेयक को ही राष्ट्रपति जब समाप्त कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, अत्यंतकारी वीटो। किसी विधेयक को समाप्त कर देते हैं। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए भेजा गया है
और राष्ट्रपति उस विधेयक को ही समाप्त कर दे कि नहीं, यह विधेयक लागू नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, अत्यंतकारी वीटो के तहत ऐसा कर सकते हैं। दूसरा है उनका निलंबनकारी वीटो। अब देखिए निलंबनकारी वीटो क्या है कि कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है उनकी सहमति के लिए, कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति चाहें तो उस पर निलंबनकारी वीटो लगा। निलंबनकारी वीटो क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति जो विधेयक आया है उस विधेयक को संसद को वापस कर सकते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करके तब भेजिए। राष्ट्रपति उस जो विधेयक आया है उस विधेयक को संसद को वापस कर देंगे, कहेंगे कि इसमें कुछ सुधार करके लाओ, यह विधेयक इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, इस पर एक बार फिर से चर्चा करो, इस पर सुधार करके फिर से भेजा जाए, फिर से इसको पारित किया जाए। तब जब एक बार राष्ट्रपति ने भेज दिया तब क्या होगा कि संसद की इच्छा होगी तो वह उसमें कुछ सुधार करेगा, या नहीं तो वैसे ही उसको हूबहू पुनः अगर भेज देता है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। जब निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति जब करते हैं तो विधेयक को एक बार वापस कर सकते हैं, संसद के पास एक बार वापस कर सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार करके फिर दिया जाए, भेजा जाए। जब संसद उस पर मान लीजिए कोई सुधार करती है, चाहे तो कुछ सुधार कर दी या नहीं इच्छा है सुधार करने का, हूबहू फिर से वही भेज दिया, फिर से उसी को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं। ये होता है निलंबनकारी वीटो। उसके बाद है तीसरा पॉकेट वीटो। अब देखिए पॉकेट वीटो में क्या होता है, ना तो अपनी राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे, कोई भी जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो उस पर ना तो राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी और ना ही उसको सस्पेंड कर दिया, ना ही उसे खारिज किया, यानी अत्यंतकारी वीटो का भी प्रयोग उस पर नहीं किया, ना तो उसे समाप्त किया, ना ही उसे संसद को वापस किया कि भाई आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, और ना ही उस पर अपनी सहमति दी, ना तो अपनी सहमति दी, ना तो उसे समाप्त किया और ना ही उसे संसद को वापस भेजा पुनर्विचार करने के लिए, बल्कि उसे अपने पास रख लिया, सुरक्षित अपने पास रख लिया कि ठीक है देखा जाएगा, इस पर अब हम विचार करेंगे, देखा जाएगा। जब इस तरह का प्रयोग करते हैं कि कोई किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं कि भाई अब ठीक है आपने भेज दिया है, हम इस पर विचार करके देखेंगे कि क्या करना है, इस पर सहमति देनी है या इसे समाप्त करना है या पुनर्विचार करने के लिए इसे भेजना है। जब ऐसा करते हैं यानी इसका मतलब है पॉकेट वीटो, अपने पॉकेट में रख लिया, अब देखा जाएगा जब इच्छा होगी तब उसको निकाल करके देखेंगे सही है या नहीं, तो इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। ये तीन तरह का जो है पावर है, वीटो पावर है, जो कि राष्ट्रपति प्रयोग कर सकते हैं किसी भी विधेयक पर में। किसी भी विधेयक के लिए राष्ट्रपति इन तीन तरह का वीटो पावर प्रयोग कर सकते हैं, या तो उसे समाप्त कर सकते हैं, या उसे पुनर्विचार करने के लिए लौटा सकते हैं संसद को, और अगर संसद ने फिर से उसे पारित करके भेज दिया तब उसे राष्ट्रपति बाध्य हैं उस पर अपनी सहमति देने के लिए, या फिर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, उसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं कि ठीक है इस पर बाद में विचार किया जाएगा, बाद में इसे देखा जाएगा। तो ये तीन तरह का प्रयोग कर सकते हैं। ये अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग सबसे पहले किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में जब पेप्सू विधेयक लाया गया था तो राष्ट्रपति उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अत्यंतकारी वीटो का प्रयोग इस पर में किया था। उसके बाद पॉकेट वीटो का जो प्रयोग हुआ था, पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किया था ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में। 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस समय एक डाक संशोधन विधेयक लाया गया था, एक डाक संशोधन विधेयक लाया गया था, तो जिस पर में समय के राष्ट्रपति ने कहा कि यह जो है आम नागरिकों के हित के लिए नहीं, यह नागरिकों के अधिकार को छीनता है, इसलिए उन्होंने उस विधेयक को पर में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। उस विधेयक पर में ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया था। अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो,
ये 3 तरह के वीटो पावर हैं राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक के लिए। कोई भी विधेयक कानून तब बनेगा जबकि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे, तभी वह विधेयक कानून बन सकता है, नहीं तो वह एक विधेयक ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। कार्यकारी शक्तियां के तहत वह राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, सीएजी की नियुक्ति करते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं। तो यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो यह संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं, उसका सत्रावसान कर सकते हैं, यानी कि सत्र को बुला सकते हैं, सत्र को समाप्त कर सकते हैं, या फिर कोई सत्र जब ना चल रहा हो तो उस समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह 123 के तहत है। इसको डिटेल से जब अनुच्छेद 123 बताएंगे उस समय इसको और डिटेल से इसको बता देंगे। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं राष्ट्रपति, दोनों लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को समाप्त कर सकते हैं। 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। कोई भी विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आता है उनकी अनुमति के लिए तो उस पर वह वीटो पावर लगा सकते हैं। 3 तरह का वीटो दिया गया है पावर उनके पास है, अत्यंतकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो या फिर पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ये थी राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ। और आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उनकी वित्तीय शक्तियाँ, उनकी सैन्य शक्तियाँ, शिक्षा के संबंध में उनकी शक्तियाँ और जो भी शक्तियाँ हैं, न्याय के संबंध में शक्तियाँ, इन सभी के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।